जोहार। मैं दिनेश दिनमणि फिर से एक नई कक्षा लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज दामोदर कोराइन खंड काव्य, जिसके कवि शिवनाथ प्रामाणिक जी हैं, उससे संबंधित कुछ बातें आप सबों के सामने रखूँगा। जैसा कि आप सबको पता है, दामोदर कोराइन कई तरह के पाठ्यक्रमों में शामिल है। विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों को इससे संबंधित बहुत सारे तथ्यों की जानकारी अपेक्षित होती है। तो आज मैं इसी काव्य से संबंधित बातें आप सबों को बताऊंगा। पिछली कक्षा में मैंने इसका परिचय दिया था कि आखिर ये है क्या, कब प्रकाशित हुई और कब प्रकाशित हुई ये रचना, और इसको किसने क्या कहा है। अब आज मैं बताऊंगा इसकी कथा वस्तु क्या है। जैसा कि आप सबको उस दिन बताया था कि प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है खंड काव्य। प्रबंध काव्य के दो रूप, महाकाव्य और खंड काव्य। इसमें ये दूसरा रूप है खंड काव्य। तो प्रबंध काव्य उसे कहा जाता है जिसमें कथा का प्रबंध होता है, यानी किसी कथा का काव्यात्मक वर्णन होता है, पद्यात्मक वर्णन होता है। तो वैसी रचना को प्रबंध काव्य कहा जाता है। तो खंड काव्य छोटी रचना को, यानी छोटी कहानी, बहुत लंबी चौड़ी जिसका कलेवर नहीं हो, उस कहानी को जब कविता के रूप में, पद्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो वो खंड काव्य कहलाता है। तो पिछले कक्षा में इससे संबंधित और बातें हुई थी। आज हम उस पर नहीं जाकर सीधे हम आते हैं कि इसकी कथा वस्तु क्या है। तो प्रबंध काव्य लिखने के लिए एक कथा वस्तु होती है। कहानी प्रमुख आधार होता है प्रबंध काव्य का। बिना कहानी के हम प्रबंध काव्य की रचना नहीं कर सकते। तो इसमें एक कहानी है, उसी कहानी को 6 भागों में बांटकर काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो 6 भाग, काव्य में भागों को जब खंड किए जाते हैं कथा को, तो अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तरह तरह के नाम का प्रचलन है। जैसे महाभारत में पर्व कहा गया, तो ये रामचरितमानस में कांड कहा गया, लेकिन उसका शास्त्रीय नाम सर्ग है। सर्ग, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग। तो सर्ग कहा जाता है खंड को। माने कहानी का जो क्रमिक विकास होता है, तो उसके जो अलग अलग सोपान हैं उसको सर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर दामोदर कोराइन को कवि ने 6 सर्गों में विभाजित किया है, उसकी कथा वस्तु को, उसके कथानक को। तो 6 सर्ग कौन कौन हैं? पहला है मेला, इसको सर्ग कहें हम, मेला। दूसरा है सरंची कमल। तीसरा है राजवैद। चौथा है हूण। पांचवा है अमर चाटान, अमर चाटान। और छठा है हड़प्पा। ये 6 सर्ग हैं।
तो मेला, मेला पहला सर्ग है। तो मेला में क्या बताया गया है? मेला में कवि ने शुरुआत की है काव्य की, मेला सर्ग से। कवि सबसे पहले झारखंड की, यानी जिस भौगोलिक परिवेश की कथा बनाई है इन्होंने, उस भौगोलिक परिवेश का प्राकृतिक चित्रण किया है, यानी प्रकृति का चित्रण किया है। यहाँ की जो प्राकृतिक छटा है, वातावरण है, सुषमा है, उसका सुंदर ढंग से वर्णन किया है। आम डोह सरई करंज पारा सापन मने मतंग बारे बा झारखंड एक बन, है ना। तो इस तरह शुरुआत में उन्होंने झारखंड की प्रकृति का चित्रण करना शुरू किया। यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के पशु पंछी, इस तरह के वर्णन करते हुए किस तरह आपस में रहते हैं। एक ही घाट पर बाघ, हिरण पानी पीते हैं, आवश्यकता अनुसार भोजन करते हैं, यानी पूरी तरह से जो आहार श्रृंखला है, जीवन श्रृंखला है, उसके साथ जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसी के बीच मनुष्य यहाँ का जो मूल निवासी है वो भी निवास करता है। वो सीधा साधा है, प्रकृति के साथ उसके जीवन का अन्योन्याश्रय संबंध है। यहाँ के जंगलों से कंदमूल फल फूल खाकर जीवन यापन करते हैं। मोटे अन्नों का, अनाजों का उपार्जन भी करते हैं। टाड़ खेती, मकई, गोंदली, मड़ुआ, ये सब जो पारंपरिक फसल यहाँ की थी, वो उन्हीं सबों से वे अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ की धरती के अंदर कितने तरह के खनिज पदार्थ हैं, इस बात से वे नावाकिफ़ हैं, यानी अनभिज्ञ हैं। यहाँ की वनज संपदा, यानी यहाँ के जंगल में कितने तरह के पेड़ पौधे हैं और उनका क्या महत्व है, क्या कीमत है, वो नहीं जानते। ठंडा के दिनों में चंदन की लकड़ी की आग जलाते हैं, चंदन जैसी कीमती लकड़ी की आग जलाते हैं। उन्हें नहीं पता कि ये कितनी कीमती लकड़ी है, सो उससे क्या बन सकता है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। इनको जो भी ज़रूरत उपकरण बनाने की, घर बनाने में जो भी लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी उसका उपयोग करते थे। लेकिन उसका और भी कितना औषधीय, चाहे जो कलाकारी यानी सजावट में, साज सज्जा में उपयोग होता है किन किन लकड़ियों का, इससे वो बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे। वे कीमती कीमती पत्थरों को साधारण पत्थर समझकर फेंका करते थे। उन्हें नहीं मालूम इनका उपयोग क्या है। तो इस तरह के वातावरण में जी रहे थे लोग, इस तरह की जीवन शैली थी, इस तरह का ज्ञान भी था, और आप अपना गीत संगीत था, अपने मनोरंजन के साधन थे। तो उससे इनका जीवन अपने ढंग से खुशहाली में बीत रहा था। लेकिन इन्हीं जंगलों में मौर्य साम्राज्य से, मगध साम्राज्य से बहुत तरह के लोग आना शुरू किए और यहाँ की जंगली जड़ी बूटियों को, यहाँ के पत्थरों को ले जाने लगे, यहाँ की लकड़ियों को, कीमती लकड़ियों को ले जाने लगे और वहाँ मगध राज में बेचने लगे। तब जब मगध राजा को पता चला कि भाई ये इतने सुंदर सुंदर ये जो पत्थर, इतने सुंदर सुंदर लकड़ियाँ और इतनी सारी महत्वपूर्ण जड़ी बूटियाँ ये कहाँ से लाते हैं, जब उन्हें पता चला कि मगध के दक्षिण में, जैसे व्रात्य प्रदेश
कहा जाता था। किक्कट प्रदेश यानी यहाँ लोगों को आना मना था, बहुत ही घनघोर जंगल, यहाँ के बारे में बहुत तरह की किंवदंतियाँ थी, बहुत सारा तरह के भ्रम थे, तो जिसके चलते लोग आते नहीं थे। साधारण तौर पर असभ्यों की जगह मानी जाती थी ये। तो वे जब राजा को जब पता चला कि ये वहाँ से लाते हैं, तब राजा ने अपने एक उत्तराधिकारी को यहाँ भेजा कि जाओ देखो, वहाँ जब इतनी संपत्ति वहाँ है, इतने तरह की संपदा है, तो क्यों नहीं वहाँ राज्य कायम किया जाए। तो इसी ख्याल से, इसी उद्देश्य से उमादित्य नाम का एक राजवंश का उत्तराधिकारी यहाँ पहुँचा और उसने यहाँ गढ़ बनाना शुरू किया। यहाँ के जंगलों को काटना शुरू किया, जंगल की लकड़ियों से तरह तरह की कशीदाकारी करवाकर दरवाजे बनाए जाने लगे। यहाँ के पत्थरों से ही महल बनने लगा। यहाँ के आदिवासी भौचक्के रह गए, मूल निवासी, ये क्या हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, जबकि ये जंगल काटते नहीं थे, जंगल से आवश्यकता की पूर्ति करते थे सिर्फ। तो अंधाधुंध जंगल की कटाई हुई, बहुत दूर तक मैदान बनाया गया, खेत बनाए गए, बाग बगीचे लगाए गए, एक तालाब बनाया गया, अंकसर, है ना, अंकसर नाम का तालाब बनाया गया महल के भीतर। तो इस वहाँ पर तरह तरह के फूल के पौधे लगाए गए। अंकसर में कमल का फूल, कुमुदनी का फूल, तरह तरह के जो भी जलीय फूल होते हैं उसको लगाया गया, मैंने सभी तरह से आकर्षक बनाया गया। तो विरोध तो किया आदिवासियों ने पहले, लेकिन उमादित्य ने धीरे धीरे सेना सामंत भी बुला लिया, राज दरबारियों को बुला लिया, ऑफिस का कार्यालय का काम करने वालों को बुला लिया, कुछ व्यापारियों को बुला लिया। इस तरह धीरे धीरे आते गए, घोड़ा हाथी सब आ गए। यहाँ नए तरह का वातावरण बनाया गया, खेती नए तरह की शुरू की गई, पलाश की जगह पर गुलाब फूल ने ले लिया, यहाँ गेहूँ वगैरह की भी खेती होने लगी। तो इस तरह चावल वगैरह नए नए अन्नों का यहाँ पर फसल उसकी उगाई जाने लगी। तो विरोध होने के बावजूद आदिवासियों को तो बड़ा डर लगा कि क्या होगा अब हमारी ज़िंदगी का, चूँकि अपने ढंग से जीते थे, अपनी जीवन शैली थी, अपना इनका शासन तंत्र था। तो वो पारंपरिक शासन तंत्र जो कि आज भी झारखंड में गाँव देहातों में आदिवासियों में पाया जाता है, खुटकट्टी व्यवस्था, मुंडा मान की व्यवस्था, माझी परगणित व्यवस्था, ये सब आज भी मौजूद है। तो उस तरह की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को तोड़कर राजतंत्र कायम किया गया और फिर राजा ने खेती करने के लिए फिर लोगों को आदेश दिया और टैक्स भी बांध दिया गया, कर भी। तो नई व्यवस्था में असुविधा तो हो रही थी लोगों को, लेकिन मजबूर थे। राजा के सेना के सामने, उसके सिपाहियों के सामने वे टिक नहीं पाते। इनके पास हथियार थे, सारे साधन थे, घोड़ा हाथी सारे कुछ थे, जबकि इनके पास निहत्थे लोग लाठी डंडा बलम उलम जो जंगली जानवरों से बचाव के लिए रखते थे, तो बहुत सारा इनके पास नहीं था जिससे उससे मुकाबला कर सकते हैं। तो ऐसे में मजबूरन राजतंत्र के अंतर्गत यहाँ के मूल निवासियों जो दामोदर नदी के किनारे जो साम्राज्य स्थापित हुआ, इस काव्य के अनुसार वहाँ इस तरह राजतंत्र कायम हो गया। अब मेला लगा कहाँ? अंकसर में। उमादित्य की पत्नी बरूनी रानी का नाम था बरूनी, तो वो दुर्गा भक्त थी
शक्ति देवी की पूजा करती थी। तो शक्ति माँ की पूजा नवरात्रि करती थी और बहुत ही धूमधाम से पूजा का आयोजन होता था। पूजा के समय मेला भी लगाया जाने लगा। बहुत दिनों को धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद वहाँ विशाल मेला लगने लगा। अंकसर में शक्ति देवी के मंदिर के प्रांगण में मेला इतना विशाल हो गया कि आसपास के अलग अलग गांवों से, मौजों से, अलग अलग साम्राज्य से, छोटे छोटे जो रियासत या ज़मींदार थे, सभी जगहों से मेला देखने के लिए लोग आते थे। और मेला में तरह तरह के सामानों की खरीद बिक्री होती थी। जो भी उपकरण उस समय थे, उन उपकरणों की खरीद बिक्री होती थी। मेला में हाथी घोड़ा से लेकर जानवर से लेकर सारे सर्व सामान की खरीद बिक्री होती थी। तो उसी मेला में एक संत साधु आया। वो लोगों को डुगडुगी बजाकर बुलाया। मेला में जो आए थे मेला देखने के लिए, मेला दर्शनार्थियों को आह्वान किया, पुकारा कि सुना सुना तो है हमर बात। उनकी आवाज़ में इतना ओज था, इतना प्रभाव था, इतना आकर्षण था कि लोग खिंच गए और उनकी बात, और उनके चेहरे में भी ओज टपकता था, एक आकर्षण, प्रभाव। तो उससे लोग खींचे चले आए और उनकी बात सुनने लग गए। उन्होंने बौद्ध दर्शन का प्रवचन किया कि सुनिए सुनिए, आप जीवन क्या है, जीवन का सार तत्व क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, और कैसे हम जीवन के सार तत्व के साथ जीवन जिएं। उन्होंने बताया प्रेम ही सबसे सार तत्व है। उन्होंने ये भी बताया कि जीवन को मध्यम मार्ग में लेकर चलना चाहिए। जिस तरह सितार के तार को ज़्यादा खींचने से टूट जाता है और ज़्यादा ढीला रखने से बजता नहीं है, तो मध्यम मार्ग यानी एक मात्रा में खिंचाव हो उसमें तो सुंदर ध्वनि निकलती है, उसमें मन को मोहने वाली ध्वनि। तो उसी तरह जीवन को भी हम रखें, मध्यम मार्ग में चलें। तो इन बातों से इतने प्रभावित हुए लोग, जिन्होंने भी सुना उनके प्रवचन को, वे काफ़ी प्रभावित हुए और कहा कि अब इसी तरह हम लोगों को भी जीवन जीना चाहिए। ये बात जो है लोग चर्चा करने लगे। राज दरबार तक बात पहुंच गई, राजा के कानों तक पहुंची कि मेला में एक सिद्ध पुरुष आए हुए हैं जिनकी बातों में जादू जैसा चमत्कार है। लोग सम्मोहित हो जाते हैं और जो बातें बता रहे हैं बहुत ही गुड़ बातें हैं, बहुत ही सही बातें हैं। तो राजा को भी कौतूहल हुआ। उन्होंने कहा कि उस सिद्ध पुरुष को आप लेते आएं। अपने अनुचरों को आदेश दिया। उन्होंने रथ में बैठाकर उस साधु को, बौद्ध भिक्षु थे वो, उनको अपने राजमहल में मंगा लिया आदर के साथ। अब वहाँ राजा ने पूछा कहा कि हमें भी ज्ञान दीजिए महाराज, हे सिद्ध पुरुष मुझे भी ज्ञान दीजिए। तो फिर उन्होंने जो प्रवचन उनके सामने रखा तो राजा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना जो पुराना धर्म मानते थे उस धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और बौद्ध बन गए। फिर जो है एक सुंदर राज स्थापित हो गया। बौद्ध धर्म के अनुसार अहिंसा नहीं करना चाहिए, तो अहिंसा को उन्होंने वर्जित कर दिया कि नहीं, कोई मारकाट नहीं होगा, कोई किसी को सताएगा नहीं, टैक्स मजबूर नहीं किया जाएगा टैक्स देने के लिए किसी को।
जो मर्जी होगी राजा के यहाँ लाकर रखेगा अपनी उपज के अनुसार, और सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, आदर के साथ, किसी को तिरस्कार अपमान नहीं, मानसिक हिंसा भी नहीं, शारीरिक हिंसा भी नहीं। तो इन बातों को उन्होंने आत्मसात कर लिया और राज्य को उसी हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। तो ये जब हुआ तो राज्य में एक नए तरह का वातावरण कायम हुआ, शांति थी, लोगों में खुशहाली थी, लोग खुश थे। लेकिन ये जो पुराना धर्म था जिसे मानता था उमादित्य, उस समय पूजा पाठ, कर्म कांड, बलि प्रथा, तरह तरह के यज्ञ वगैरह वगैरह चलते थे, तो वो बंद हो गए। बंद हो गए तो जो पुरोहित समुदाय, जो कर्मकांडी समुदाय थे, उनको असुविधा हो गई। जो ऊंच नीच का भेदभाव समाज में बनाए रखना चाहते थे, उनको दिक्कत होने लगी। तो इस बात को कवि ने बताया कि जब उनको दिक्कत होने लगी तो उन्हें बहुत खलबली उनके दिलो दिमाग में थी, अब क्या करना चाहिए, कैसे हमारा जो वर्चस्व था पहले वो फिर से कायम हो। अब क्या हुआ कि उमादित्य जब बूढ़ा होकर अक्षम हो गया राज चलाने के, तो अपने बेटे को काल केतु को राजा बना दिया। काल केतु जब राजा बना तो वो थोड़ा अय्याश किस्म का था, विलासी प्रवृत्ति का था, उसको कान भरना शुरू कर दिया। वैसे कर्मकांडी व्यक्तियों के द्वारा जो चाहते थे कि पुरानी व्यवस्था फिर से कायम हो, तो कान भरना शुरू कर दिया कि इस तरह का क्या राजा का तो शासन करना चाहिए, राजा का काम ही है शासन करना, वो प्रजा के साथ क्यों बैठेगा, प्रजा को इतना क्यों मान देगा, राजा तो देवदूत होता है, प्रजा तो राजा का गुलाम होती है। इस तरह की बातों को उसने उन लोगों ने समझाना शुरू कर दिया। और कमल केतु थोड़ा कमज़ोर बुद्धि का था, विलासी प्रवृत्ति होने के चलते वो अपने रंग महल में नचनी नचाया करता, सोमरस पिया करता, दारू जिसको कहते हैं आज, और अपने में मशगूल रहा करता। तो उसको बहकाया गया तो वो बोला हाँ ठीक कहते हो। इसने फिर से शासन कायम कर दिया, उसी तरह का राजतंत्र, और शोषण, अत्याचार, प्रजा के प्रति संवेदनहीन, उसे अपमानित करना, तिरस्कृत करना, प्रताड़ित करना, वो अपना कर्तव्य समझने लगा, अपना अधिकार समझने लगा। फिर से वही पुराना धर्म कायम हो गया और फिर समाज में एक प्रतिरोध शुरू हो गया, यानी यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको दिक्कत होने लगी। अब फिर से तो एक आक्रोश था, लोगों में क्षोभ था, विरोध था, लेकिन इसके दमनकारी नीति के चलते वे खुलकर विरोध भी नहीं कर पाते थे। तो काल केतु जो है, काल केतु का बेटा था कमल केतु। कमल केतु अपने दादा के सिद्धांतों को सही मानता था। दादाजी ने जिस तरह का शासन कायम किया था बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आने के बाद, उसे वो सही मानता था और वो प्रजावत्सल था, प्रजा के साथ घुल मिलकर रहना पसंद करता था। वो पिताजी की नीतियों का विरोध करता था, काल केतु की नीतियों का। कई बार इस बात को लेकर काल केतु से वो विरोध भी दर्ज कर चुका है। तो इससे वो नाराज हो जाता है और उसे बहुत ही अपमानित कर देता है। तो गुस्सा से वह राजमहल को छोड़कर राजमहल से बाहर एक कुटिया बनाकर रहने लगता है। इसी बीच आगे क्या होता है अगले सर्ग में बताया गया है। तो मेला सर्ग यहीं खत्म होता है। मेला सर्ग में
बताया गया झारखंड की प्रकृति, यहाँ के लोगों का स्वभाव चरित्र, फिर मगध साम्राज्य से आकर यहाँ राज्य कायम करने की कहानी, मेला लगने की कहानी, फिर मेला में बौद्ध भिक्षु के आने की कहानी और बौद्ध भिक्षु के से प्रभावित होकर राजा के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने की कहानी, एक नए तरह के राज्य का वातावरण बनने की कहानी, फिर राज्य के पुरानी व्यवस्था में लौटने की कहानी और बेटा के द्वारा बगावत करने की कहानी। ये प्रसंग जो है मेला सर्ग में है। तो मेला सर्ग के बाद हम फिर आएंगे सरंची कमल में, ये अगले वीडियो में हम बताएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आप सबको पसंद आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस बात को जिक्र करेंगे। नहीं पसंद आया तो क्यों नहीं आया, इसका भी कारण ज़रूर बताएंगे और क्या आप जानना चाहते हैं और ये भी बताएंगे। धन्यवाद।